स्वागत है आप सबका। तो इस वीडियो में बात करेंगे अपन राजस्थान में जो ऊर्जा परियोजनाएं हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं, उनके बारे में। तो शुरुआत कर लेते हैं। पहले आपको थोड़ा सा जो बात ध्यान रखनी है, ये जो डाटा है इस पीडीएफ में जो सामने हैं, आपके जो नोट्स हैं उनमें हम 31 दिसंबर 2017 के डाटा डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी वीडियो में जो जब ये हम समझ लेंगे, उसके बाद 2020-21 के जो नए आंकड़े हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी से अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठ रहे हैं नोट्स बनाने वीडियो के साथ साथ में, तो आपको जो डाटा है, इस तरह की जो संख्या लिखी हुई है, इसका नोट्स नहीं बनाना, अभी रुकना है आपको। एक बार पूरा वीडियो ही देख लीजिए। जो नए आंकड़े हैं वही याद करने हैं, और वही अगर नोट्स में लिख रहे हैं महत्वपूर्ण 8-10 आंकड़े जो भी लिखते हैं नॉर्मल, तो वो आप उसी में लिखना। ठीक है, बस यहाँ केवल समझते चलेंगे, और बाद में जो लिखने वाली बातें हैं, आंकड़े जितने भी लिखने हैं वो मैं आगे इसी वीडियो में डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो बात करते हैं। चलो, सबसे पहले तो देखिए, ऊर्जा है तो ऊर्जा है तभी सारा का सारा ही मामला है। उद्योगों में ऊर्जा की आवश्यकता है। आर्थिक और आधारभूत जो भी विकास है उसमें ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण है। फिर बात करते हैं अपन, यहाँ दूसरा जो पॉइंट लिखा हुआ है कि कुल जो विद्युत क्षमता है, वो अगर आज़ादी के समय की बात करें, आज़ादी के समय का मतलब ऐसे समझेंगे आप 1947। तो ये आंकड़ा तो नहीं बदलेगा, ये आप भले ही थोड़ा ध्यान रख लेना, पूछा नहीं जाएगा कभी। 13.27 मेगावाट ही थी, मतलब इतनी कम एनर्जी उस समय प्रोड्यूस होती थी। इस तरह की बात बताना चाह रहा है कुल मिलाकर ये जो नोट्स जिसने भी लिखे हैं वो। और मैं भी राजस्थान में स्थापित कुल विद्युत क्षमता, ये बात कही गई है 31 दिसंबर 2017 की। अब 19,000 से आगे बढ़ गया है मामला, 21,000 से 21 क्या 22,000 के लगभग चला गया है। तो अभी लिख लेंगे, अभी एग्जैक्ट आंकड़ा आपको इस पर ध्यान नहीं देना बिल्कुल भी। आगे चलते हैं क्या बात है। केंद्रीय परियोजनाओं में राजस्थान को कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो हमने यहाँ पर पेन घुमा दिया जिससे ये गड़बड़ हो गया। तो मामला देख लेते हैं अपन। 2017 का आंकड़ा है अपना 3210 का, लेकिन इसको लिखना नहीं है, बस केवल ये ध्यान रखना आपकी ये 3210 हैं वो निजी क्षेत्र की हैं, उससे थोड़ा कम है। और पवन ऊर्जा के रूप में अपने पास ये 2017 के आंकड़े सारे देख लेंगे अपन। पवन ऊर्जा से 4121 मेगावाट, सौर ऊर्जा से 1657, इसी तरह बायोमास से 101.95। और ये 3,552। और ये मैं पढ़ रहा हूँ वो भी मैं मुझे नहीं पढ़ने चाहिए, बस केवल इतना समझना आपको यहाँ से कि किस योजना से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, किससे न्यूनतम, या उनका आरोही क्रम या अवरोही क्रम किस तरह बनता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ जब अपन देख रहे हैं तो उस समय थोड़ा पता चल रहा है कि जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, इन सब की बात करेंगे तो उसमें सबसे टॉप रहेगी पवन ऊर्जा, 4,100। ये निजी क्षेत्र की और जो अपनी केंद्रीय परियोजनाएं हैं उससे भी टॉप में जा रहा है मामला। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेंगे। बाकी आगे बात करते हैं और क्या चीज़ें हैं। आंकड़े लिखने नहीं हैं, और इसका जो आरोही अवरोही क्रम वाला है वो भी लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे, उसमें आप नोट कर लेना। जो भी हैं, परीक्षा में से प्रश्न आएगा कि निम्न में से कौन सा स्रोत है जो राजस्थान में ऊर्जा के लिए सर्वाधिक आपूर्ति करता है, तो उसमें आपको पक्का याद रखना। फिर जो भी ऑप्शन आएंगे उसमें पवन ऊर्जा से ही हो जाएगा। और परमाणु ऊर्जा के बाद जैसे अक्षय ऊर्जा है, उसमें ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण एक परंपरागत है, एक गैर परंपरागत है। ये आपने 9-10 में पढ़ा होगा। सो ज्योग्राफी का जो पार्ट रहता है सामाजिक विज्ञान में, उसमें। और जो विद्यार्थी पॉलिटिकल ये ज्योग्राफी पढ़ते हैं अपनी 11वीं 12वीं में, जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, उन्होंने तो जरूर ही पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। अब परंपरागत ऊर्जा संसाधन में क्या है, जो काफ़ी समय से चल रहे हैं, जिसमें जल विद्युत हैं और तापीय ऊर्जा है, यानी हाइड्रो पावर और थर्मल पावर। हाइड्रो पावर में तो आप समझ ही रहे हैं, जैसे कोई बांध बनाया, फिर वहाँ बांध का पानी रोक कर एक प्रोसेस के माध्यम से निकाला, टरबाइन लगाया वहाँ पर, और वो हाइड्रो पावर हो गया। तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा तापीय ऊर्जा है, जिससे कोयला या गैस या पेट्रोलियम से बहुत हाई टेम्परेचर उत्पन्न किया जाता है, उसके बाद जो वाष्प बनती हैं वो टरबाइन चलाती हैं, इस प्रकार का, तो उसको तापीय ऊर्जा कहते हैं अपन। और अब जो नए हैं, जिनको गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहते हैं, ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। चाहे अपनी नेशनल लेवल की एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट लेवल की एग्ज़ाम हो, उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो यहाँ से पूछे जा रहे हैं। और जितनी भी सरकारें हैं, जितने भी लोग बाग हैं, पूरा का पूरा जो विश्व है वो आजकल इसी तरफ मूव कर रहा है, अपने आप को इधर ले जा रहा है। कारण यही है, प्रदूषण रहित हैं, और ये अक्षय हैं। अक्षय का मतलब ऐसे समझेंगे जैसे सूर्य है। अब सूर्य से हम सौर ऊर्जा बनाते हैं, सोलर ऊर्जा वहाँ से मिलती है, तो सूर्य कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। जल विद्युत भी है जैसे, तो वो उसमें आ रहा है, लेकिन वो भी ख़त्म नहीं होने वाली। ऐसी बहुत सारी और चीज़ें हैं, जैसे पवन ऊर्जा है, वो लगातार कंटिन्यूस काम
चलता रहेगा उसका। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें पहले नंबर पर न्यूक्लियर एनर्जी का नाम लिखा हुआ है अपने यहाँ राउतबाटा में, परमाणु बिजली घर वो। इसी तरह फिर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। इसमें ये दो बायो वाले शब्द आए हैं तो इनको समझ लो। बायोगैस जब आएगा तो जो गोबर से गैस बनती है वो बायोगैस, और बायोमास जब आएगा तो कुछ ऐसी वनस्पति, जैसे ऐसे अपने लोकल भाषा में बात करें तो खाकला हो गया जैसे, तो खाकला किसका हो सकता है, मुख्यतः तो सरसों का। उसके अलावा चावल वगैरह की वो भी मतलब पशुओं के खाने में कम काम आती हैं, तो तूड़ी ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, वो चीज़ें। इसके अलावा जैसे अपने यहाँ पर अपनी लोकेलिटी की बात करें तो कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं, झाड़ियाँ वगैरह हैं जो न तो जलाऊ लकड़ी में काम आती हैं, न ही पशु वगैरह खाते हैं उनको, तो उनका भी एक तरह से खाखला बनाकर उससे बायोमास ऊर्जा प्रोड्यूस की जा सकती हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं इसको, चूली फ्लोरा, मैंने नाम भी बताया था, आगे आ जाएगा ये। अपन जिसको अंग्रेजी बुलिया कहते हैं, अंग्रेजी बबूल या विलायती बबूल भी कुछ जगह नाम आता है, तो वो हो गया। इसके अलावा एक अभी ये झाड़ी है, क्या नाम है इसका, मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, चरमदी बोलते हैं जिसको। तो बहुत सी जगह ऐसी जो मतलब वनस्पति हैं जिसका कोई मतलब सीधा सीधा उपयोग नहीं है, तो उस वनस्पति को मतलब कि प्रोसेस करके और उसकी सहायता से जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है उसको बायोमास एनर्जी कहते हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, बस समझने की बात है, कहीं पूछेंगे नहीं। और ज्वारीय ऊर्जा आप समझेंगे, ये अपने यहाँ तो है ही नहीं संभावना, समुद्रों में ज्वारीय ऊर्जा जो ज्वार भाटे की प्रोसेस रहती है उसमें भी टरबाइन लगा के। भूतापीय ऊर्जा कुछ जगह ऐसी भी हैं, आपने ज्योग्राफी में सुना होगा कि वहाँ से मतलब गर्म पानी के स्रोत या ऐसा, तो वहाँ से भी एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। बाकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये बहुत क्लियर कट आपको समझ में आ रहा है, और राजस्थान में इसकी संभावना भी सर्वाधिक है, तो इन पर काम भी ज़्यादा हो रहा है। विद्युत स्टेशन के प्रकार भी आए हैं, तो सुपर थर्मल हैं और सुपर क्रिटिकल हैं। तो इसमें क्या है मामला जो देख लीजिए, जैसे सुपर थर्मल में आप जानते हैं राजस्थान का सबसे नंबर 1 है वो सूरतगढ़ है, या नाम भी आ जाएगा सूरतगढ़। केवल सूरत आए तो गुजरात में है, सूरतगढ़ आए तो अपने श्रीगंगानगर में है। तो कोई पावर स्टेशन है उसकी क्षमता अगर 1000 मेगावाट से ज़्यादा हो गई तो उसका आगे शब्द आ गया सुपर। और थर्मल का मतलब होता है तापीय, थर्मामीटर नाम सुना होगा आपने, उसके आधार पर इसको याद रख लेना आप। और इसमें कौन कौन से हैं, तो सूरतगढ़ है, कोटा में है, छबड़ा में है, ये है सुपर थर्मल पावर स्टेशन, यानी कि 1000 मेगावाट से भी ज़्यादा यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। फिर सुपर क्रिटिकल पावर स्टेशन, जिनकी उससे आधी मतलब 500 मेगावाट से ज़्यादा है लेकिन 1000 से कम है। ये तो समझ ही रहे हैं, 1000 से ज़्यादा होती तो वो तो फिर सुपर में चला जाता। तो क्रिटिकल शब्द और जुड़ गया, मतलब 500 से ज़्यादा है। ओके, जिसमें छबड़ा 12 जो भी अलग से, मतलब वो जो छबड़ा लिखा हुआ उसके अलावा है काली सिंध, ये जो पावर स्टेशन है उनको सुपर क्रिटिकल की श्रेणी में रखा गया है 500 मेगावाट। ऐसा मुश्किल है पूछा जाना, लेकिन आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि जब ऊर्जा वाला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो ओवरऑल जब बात करें तो सारी चीज़ें हमारे समझ में आनी चाहिए, तो ये ध्यान रख लेना। और प्रश्न जो पूछे गए हैं पिछले सालों में उसमें ये नाम आया है कि सबसे पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा था, तो अपना सूरतगढ़ श्रीगंगानगर का। अब परियोजनाओं की बात करें, राजस्थान की जो विद्युत परियोजनाएं हैं उनमें कौन कौन से हैं, क्या मामला है, तो परंपरागत में जलीय तापीय पहले पढ़ चुके हैं अपन। गैर परंपरागत में अपने यहाँ देखो ज्वारीय ऊर्जा यहाँ नहीं दिखेगी आपको, वो हट गई क्योंकि समुद्र तट अपने यहाँ नहीं लगता है इस हिसाब से। बाकी ये सब हमने वहाँ देख लिया था, वही सेम चीज़ें हैं। और परंपरागत ऊर्जा में जो जलीय ऊर्जा है उसमें अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। जैसे हम मतलब जो भी राज्य हैं सारे के सारे, हम क्या 28 ही राज्य हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो केंद्र सरकार भी चाहती है कि हर राज्य में जहाँ भी ऊर्जा की आवश्यकता है और हम सहयोग कर सकते हैं तो वो भी कुछ संयंत्र वगैरह लगाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा स्टेट को तो प्रयास करना ही है, और मतलब स्टेट गवर्नमेंट को, और कुछ राज्य भी ऐसे मिलकर पार्टनरशिप में भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लगाते हैं। जैसे आज ही क्लास में देख रहे थे, बाकड़ा नंगल वाला है उसमें 15.2 अपने राजस्थान का हिस्सा है, फिर इधर माही में 45% हिस्सा है, एमपी वाला जो चंबल वाला प्रोजेक्ट है पूरा उसमें 50% अपनी हिस्सेदारी। इस तरह से तो 2 राज्य मिलकर भी या 2 से अधिक राज्य भी मिलकर कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो ये परंपरागत में जलीय ऊर्जा में 3 प्रकार की स्थिति बनती है। इसमें केवल अपने राज्य सरकार की, तो वो आप ऐसे समझेंगे कि जो भी यहाँ नाम आएगा ना उसमें कोई नदी हो चाहे कोई भी परियोजना हो वो सीधी सीधी अपने राजस्थान में स्थित होगी। जैसे जाखम की बात कर रहे हैं, प्रतापगढ़ में है ये। अनास जल विद्युत परियोजना, अनास वहीं बांसवाड़ा में है। इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं अगर, इंदिरा गांधी लघुपन विद्युत परियोजना, तो ये सवाई माधोपुर वाला। और इनकी क्षमता है तो वो तो बहुत कम है, याद दिया हुआ है वो। धीरे धीरे अब कुछ जगह जैसे कहीं 4 इकाइयाँ थी तो वहाँ 5 की जा रही हैं, ये सारा आंकड़ा आगे देखेंगे अपन।
और राज्य राज्य सहयोग से अभी बात कर रहे थे अपन, भाखड़ा नांगल, ये हमने क्लियर कट पढ़ लिया, कौन कौन से राज्य हैं, हमारी हिस्सेदारी कितनी है, सारी बातें। ब्यास वाला देखा था हमने, इसमें हमारी हिस्सेदारी है 422 मेगावाट, ये 31 दिसंबर 2017 का आंकड़ा है। आगे अगर कोई इस तरह का मतलब कोई अपडेट आता है तो वो आगे देखेंगे अपन। माही बजाज सागर, ये भी गुजरात के साथ हैं अपना, और इसमें जो यूनिट्स हैं उसमें एनर्जी में थोड़ा सा ध्यान रखना आप, यहाँ से 100% जो एनर्जी है वो राजस्थान को सप्लाई होती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी इसमें जो अगर अनुपात की बात करेंगे तो राजस्थान का जो हिस्सा है वो 45 है, गुजरात का हिस्सा 55 है, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो सीधा 100% राजस्थान को सप्लाई होता है, ये ध्यान रख लेना। बाकी चंबल जल विद्युत परियोजना की बात कर रहे हैं तो राजस्थान और एमपी दोनों ही हैं। और अब मैं चाय पी लेता हूँ। आगे बात करते हैं अपन, चंबल परियोजना में अपना 50-50 वाला मामला क्लियर कट है, इसमें आप ध्यान रख लेंगे। और एक सामान्य सा प्रश्न बन सकता है कि सर्वाधिक विद्युत उत्पादन कौन से बांध से होता है, तो राणा प्रताप सागर याद कर लेना। बाकी अगर आरोही अवरोही क्रम पूछ ले तो फर्स्ट ये हो गया, फिर सेकंड और थर्ड। फिर एक परियोजना है राहू घाट परियोजना, जिसमें एमपी और वही वापस से एमपी के साथ अपना जो वो सिस्टम है वो लगभग बराबर बराबर का रहता है हर जगह, तो थोड़ा आप ध्यान रख लेना इसको। ये भी 50-50% है, और अब मतलब धीरे धीरे डेवलप किया जा रहा है। अभी ये 2017 में 79 मेगावाट प्रोडक्शन था इसका। और राहू घाट प्रोजेक्ट भी कहाँ पर लगाया गया है, तो चंबल पर, मतलब ये यहाँ प्रस्तावित लिखा हुआ है लेकिन ये ओके हो चुका है। और नदी कौन सी है, तो चंबल आप ध्यान रख लेंगे। केंद्र सरकार की जल विद्युत परियोजनाओं की बात करें तो सलाल। अब यहाँ जितने भी नाम आएंगे आपको कहीं किसी भी परियोजना का नाम मतलब रटना या कुछ ज़्यादा ही चीज़ें याद करने की कहीं आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार की जितनी भी परियोजनाएं हैं उसमें एक भी नाम है अपने राजस्थान का नहीं है, सारे के सारे आउट ऑफ। अपने यहाँ राजस्थान में ऐसी कोई नदी नहीं है जो सदा नीरा हो और वहाँ पर ऐसे संयंत्र वगैरह स्थापित किए जाएँ, तो एक आध हैं तो उसका स्टेट आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। जैसे माही वाला हो गया तो उसमें गुजरात पार्टनर है, चंबल वाला हो गया तो उसमें एमपी पार्टनर है, इधर भाखड़ा नांगल में हरियाणा पंजाब है। तो ये कुछ परियोजनाएं हैं, ऐसे केवल नाम देख लेना। इन जितनी भी परियोजनाओं का नाम यहाँ आप देख रहे हैं, जैसे सलाल हो गया, फिर दुलहस्ती परियोजना हो गया, इन सब में थोड़ा बहुत हिस्सा राजस्थान का है, बस ये बात समझनी अपने को। पूरी परियोजना है, चमेरा है, पार्वती है, नाथप्पा चाकरी है, टिहरी है। और कभी अगर जहाँ स्थित हैं उस स्टेट का नाम ध्यान रह जाए, परीक्षा में नहीं आएगा, एसटीसी की परीक्षा में किसी भी हालत में नहीं आएगा। अगर आपको याद रह जाता तो अच्छी बात है, बस इतनी बात। टिहरी परियोजना है उत्तराखंड में, टनकपुर उत्तराखंड में है, धौली गंगा उत्तराखंड में है, लगभग उत्तराखंड और हिमालय से आने वाली नदियों की बात है ये। और इसका तो सारी क्या है, ऊर्जा सुरक्षा दिलाई जा सके, जल विद्युत ऊर्जा है उसका डेवलप और ज़्यादा करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भी थोड़ा अपने को फायदा रहता है बाकी चीज़ों से। अब बात करते हैं अपन तापीय ऊर्जा की, तो ऊर्जा उत्पादन में तापीय ऊर्जा का योगदान है सर्वाधिक, इसको पक्का याद रखना, ये परीक्षा में आया हुआ है पहले भी। जो फर्स्ट स्थान है जिससे इलेक्ट्रिसिटी सर्वाधिक प्रोड्यूस होती है वो है तापीय ऊर्जा। अब तापीय ऊर्जा को अपने सरल शब्दों में अगर समझें तो मैंने समझाया था ये, और एक बार बात कर लेते हैं अपन। जैसे पानी है, जब आप गर्म करोगे उसको तो वो किस में बदलेगा, वाष्प में। और आपको पता हो तो सबसे पहले जो रेल बनी थी, तो रेल बनी थी उसमें भी जो इंजन था वो वाष्प वाला ही था। सेम यही सिस्टम है जो यहाँ भी यूज होता है। अब जैसे वहाँ इंजन से रेल चली थी, यहाँ पर वो टरबाइन चल रहा है, और टरबाइन चल रहा है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, बस इतनी सी बात है। अब ताप आप किससे हासिल करेंगे, मतलब पानी है उसको गर्म करना है वाष्पीकरण के लिए, तो टेम्परेचर आप कहाँ से हासिल करेंगे, तो उसमें जैसे कोयला है, पहले भी यही है, भाप का मतलब भाप बनाना है, अगर वाष्प का निर्माण करना है तो पानी को गर्म करना है, पानी को गर्म करना है तो कोयला जलाना पड़ेगा। ऐसे ही कोयले के अलावा में प्राकृतिक गैस भी और पेट्रोलियम या नेफ्था, जो भी उसके साथ साथ की जो चीज़ें जिनसे अपन मतलब टेम्परेचर उत्पन्न कर सकते हैं और वाष्प में बदल सकते हैं पानी को, ये बातें सारी। अब इसमें भी दो प्रकार हो गए, स्टेट की भी कुछ योजना स्टेट की भी हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की भी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ रियायत भी देती है, तो वो सारी बातें। अब इसमें बात कर लेते हैं कौन कौन सी हैं। देखो, एक तो ये एसटीसी में आने में सबसे पहले नंबर का सवाल है, इसको पक्का याद रखना, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है, श्रीगंगानगर में है। उत्पादन क्षमता सुपर में आ गया, 1000 से ज़्यादा है, थोड़ा तो यही अनुमान लगाएंगे आप।
1500 मेगावाट की और भी कुछ यूनिट्स वगैरह लग रही हैं, तो आगे जब आंकड़े आएंगे उस समय और देखेंगे अपन 15 मेगावाट से भी इसकी जो क्षमता है बढ़ गई। फिर कोटा, कोटा के नाम से ही है तो ये तो क्लियर कट है, कोटा में ही है और अपने यहाँ का दूसरा सुपर थर्मल पावर प्लांट है। फिर छबड़ा है, इसकी भी मतलब जो क्षमता है वो तो बहुत ज़्यादा। अब छबड़ा थोड़ा कस्बा कहाँ है ये ध्यान रखना आप, 12 में है, इसको पक्का याद रखना है। इसके बाद आगे बात करते हैं, ऐसे ही 12 में एक कवई के नाम से हैं जो भी 12 में है और ये भी सुपर में आता है। काली सिंध के नाम से भी हैं सुपर क्रिटिकल, अभी हम बात कर रहे थे कि 500 से कम और यहाँ आ रहा है कि क्षमता, तो ये ध्यान रखना अभी वहाँ प्रोडक्शन है जो वो डाउन है 1000 से। फिर कपूरडी जालिपा, कपूरडी जालिपा ये अपना पश्चिमी राजस्थान का बाड़मेर, और अब कपूरडी जालिपा नाम आया तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसमें मतलब तापीय ऊर्जा तो है वो तो क्लियर है, लेकिन यूज किसका होता है तो आप जानते हैं, वहाँ पर खाने किसकी है कपूरडी जालिपा में, कोयले की, तो कोयला यूज होता है, लिग्नाइट। बादरेस बाड़मेर में है, ये भी याद रखेंगे। और दानपुर बांसवाड़ा में है, इसको याद रखना, दक्षिणी राजस्थान की ये योजना है और महत्वपूर्ण है, पूछी जा सकती है, नाम भी कम आता है सुनने में तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। दानपुर केंद्र सरकार की योजनाओं में जो अपने राजस्थान के आसपास हैं जिनसे हमें थोड़ा बेनिफिट मिलता है, तो यूपी, बिहार और उड़ीसा की है। ऊंचाहार, रिहन, सिंगरौली, कहल, तलचर, इनको याद नहीं करना है। और राजस्थान की जो आई है उनको पक्का याद करना है, नाम जितने भी आए थे उनका। राज्य गैस विद्युत परियोजना, इसमें गैस विद्युत ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी परियोजना गैस पर आधारित है, इस तरह का प्रश्न आए तो वहाँ आपको ध्यान रखना है रामगढ़, जैसे अपने यहाँ गैस का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है, गैस प्रोड्यूस होती है वो जैसलमेर से, तो वहाँ रामगढ़ में है। इसके अलावा कंबाइंड साइकिल गैस विद्युत परियोजना ये धौलपुर में है। और झामर कोटड़ा, तो नाम से ही झामर कोटड़ा नाम बार बार उदयपुर पढ़ते हैं तो वो याद रह जाएगा, तीनों ही आप याद रख लेंगे। केंद्र की है जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा लगा रखा है, उसमें अपने यहाँ एक अंता में है 12, मतलब अंता कस्बा है 12 में पड़ता है, 12 जिले में, और ये ध्यान रख लेंगे आप। और राजस्थान की पहली गैस विद्युत परियोजना की अगर बात करेंगे तो अंता में है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबसे पहले यहाँ पैसा लगाया था। और अपने राज्य सरकार की ये, जैसे ये प्रश्न की बात आएगी ना कि यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा, तो राज्य सरकार की प्रथम गैस परियोजना पूछा जाए अगर तो रामगढ़ है, लेकिन ऐसा पूछेंगे नहीं, सीधा प्रश्न आएगा कि राजस्थान की प्रथम गैस परियोजना कौन सी थी, तो ये रामगढ़ से भी पहले लग गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाई थी अंता में। अंता कहाँ है, 12 में। और तरल ईंधन या नेपता पर आधारित प्रोजेक्ट है, उसमें धौलपुर है, केशोराय पाटन, और इसमें भी अलग अलग चरण का मतलब जैसे एक प्लांट लगा दिया, उससे प्रोडक्शन शुरू हुआ 330 मेगावाट, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी, फिर वो कंट्रोल में आ गया मामला और अपने पास सरप्लस और ईंधन है तो एक प्लांट और डाल दिया तो वो द्वितीय चरण, ऐसे आगे से आगे बढ़ता रहा मामला। तो केशोराय पाटन बूंदी में है, ये ध्यान रख लेना। और इसमें यहाँ प्रस्तावित लिखा हुआ है तो इस पर काम चल रहा है, इसका मतलब ये समझना है। बाकी धौलपुर को आप पक्का याद रखेंगे, तरल ईंधन या नेपता पर आधारित प्रोजेक्ट है ये। और अब आते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, इसमें आपको चीज़ें याद रखनी है, महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। जो परंपरागत अभी पढ़ रहे थे वो भी महत्वपूर्ण है, हालांकि जो नाम विशेष आ रहे हैं वो सारे याद रखने हैं, लेकिन ये आने वाले समय में अपने जीके के लिए या पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ देश के लिए जो अपना राज्य है उसके विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो उस हिसाब से अपने लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। परीक्षा में भी थोड़ा जो अपने एग्जामिनर हैं वो पेपर बनाएंगे, उस समय वो भी ये चाहेंगे कि आने वाले समय में अगर ये जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं या इस क्षेत्र में आ रहे हैं, अपने गवर्नमेंट की तरफ आ रहे हैं, तो उनको भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को भी वो सहयोग कर सकें ऐसा रिसर्च वगैरह में, सारी चीज़ों में। तो बात करते हैं क्या है। सबसे पहले गैर परंपरागत में परमाणु ऊर्जा, तो परमाणु ऊर्जा का अपने यहाँ का पहला ही जो प्रोजेक्ट है वो है राउतबाटा चित्तौड़गढ़, खूब नाम सुना है सबने। इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 1972 को, तो ये 1972 थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, या नाम नहीं होगा लेकिन वो भी अगर आप कहीं आ जाएगा आगे। कनाडा एक देश है, आप जानते हैं सब, कनाडा ने यहाँ वित्तीय सहयोग और टेक्निकल जो भी थोड़ा हेल्प चाहिए होती है वो हमें दी थी इसमें। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इसका संचालन करता है। देश का दूसरा, और देश का दूसरा मतलब राज्य का पहला हो गया, देश का पहला तारापुर, ये आपके परीक्षा में आएगा नहीं, बस देश का दूसरा राउतबाटा है तो पहला कौन सा है तो वो थोड़ा ध्यान होना चाहिए, तारापुर है महाराष्ट्र में वो। और इसकी जो क्षमता है अभी ये 31 दिसंबर 2017 का आंकड़ा 1180, इसकी इकाइयाँ कितनी हैं तो टोटल 6 इकाइयाँ हैं। राउतबाटा परमाणु विद्युत गृह में और भी यूनिट प्रस्तावित है, मैं कह रहा हूँ बार बार कि ये आगे से आगे और जैसे जैसे कंट्रोल में आता जा रहा है मामला और नई नई चीज़ें वहाँ स्थापित की जा रही हैं।
और थोड़ी बहुत और ऊर्जा हमें वैसे मतलब भारत में तारापुर हम देख चुके हैं, फिर दूसरा रावतबाटा, उसके बाद 5-6 और ऐसे परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र खोल दिए गए हैं। उसमें नरोरा यूपी में है, उससे हमें भी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, मतलब राजस्थान को वहाँ से सप्लाई होती है। उसके बदले में अपन बिल चुकाते हैं, पैसा देते हैं, मतलब राजस्थान सरकार। फिर बात करते हैं सौर ऊर्जा। तो सर्वाधिक संभावना कहाँ है? राजस्थान में है। अगर लोग कहते हैं ना ऐसे कि यार यहाँ धूप बहुत पड़ती है, तो उसका भी अगर बेनिफिट लेना चाहें तो वो भी एक बहुत बड़ी संभावना बन सकती है अपने लिए। और ये भारत में सर्वाधिक संभावना राजस्थान में है, और राजस्थान में सर्वाधिक संभावना है वो जोधपुर में है। ये भी आपको याद होना चाहिए, ये भी प्रश्न आ सकता है। फिर उसके कारण क्या है? तो एक तो सौर विकिरण की तीव्रता ज़्यादा है, फिर लगभग 325 दिन अपने यहाँ बारिश वगैरह होती नहीं, बादल नहीं होते हैं, तो सूर्य की जो रोशनी है वो मिलती रहती हैं, किरणें। फिर सौर ऊर्जा में निवेशकों का अधिक निवेश करना अभी आजकल बहुत भयंकर तरीके से, जैसे खींवसर है अपना, रिलायंस ने वहाँ पर प्रोजेक्ट डाल दिया पूरा, इस तरह से वो चीज़ें। मरुस्थलीय विस्तार अधिक होने के कारण तापमान भी ज़्यादा रहता है, और मरुस्थल की जो ज़मीन है वो और ऐसे कामों में यूज नहीं हो रही है, तो उसका यूज इधर हो जाएगा। नहीं तो जैसे किसी का खेत है और वो सोच ले कि यार ऊपर ये लगा देते हैं, तो खेत में नीचे फसल नहीं होगी, ये भी समस्या है, क्योंकि जो फसल है उसको सूर्य की रोशनी चाहिए, प्रकाश चाहिए। और नोट में क्या है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के आंकलन के अनुसार सौर स्रोत 142 गीगावाट ऊर्जा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की क्षमता है। बहुत मतलब भयंकर आंकड़ा है ये, 142 गीगावाट। याद नहीं रखना आपको, वो भी ये बात भी ध्यान रखना। ऊर्जा क्षेत्र में विकास, ये जो सौर ऊर्जा है उसके विकास के लिए राजस्थान में क्या प्रयास किए जा रहे हैं? तो सोलर पार्क बनाए जा रहे हैं। पार्क शब्द बार बार ये राजस्थान में जब उद्योग पढ़ो, चाहे अपन ये परिवहन पढ़ो, सब जगह बार बार पार्क का नाम आता है। तो पार्क का मतलब यही समझना है, एक जगह विशेष है जहाँ पर इस तरह की पूरी अवसंरचना बना दी जाती है एकदम व्यवस्थित, वो पार्क हो गया बस। सोलर पार्क निर्माण योजना, जिसमें जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर को चुना गया। अब ये याद नहीं करना, ऐसे ही समझ लो कि सर्वाधिक संभावना जोधपुर में या पश्चिमी राजस्थान में, तो उसके जिलों के नाम आ जाएंगे। क्लिंटन फाउंडेशन और राज्य सरकार 2010 से एक समझौते के तहत यहाँ काम कर रही है, और सहायता प्रदान कर रहा है क्लिंटन फाउंडेशन हमें। और जोधपुर के बड़ला गांव में एशिया की सबसे बड़ी वो सौर पार्क परियोजना प्रस्तावित है। बड़ला वहाँ का एक गांव है ना, ऐसे नहीं कि अपने बड़ला गांव जैसे बड़ला करेड़, ऐसे नहीं। बड़ला का मतलब ये गांव का नाम है, अपने यहाँ बड़ला का मतलब होता है पास वाला, तो ये याद रख लेना पक्का। एशिया की सबसे बड़ी सौर पार्क परियोजना है। और जिला कौन सा है? तो जोधपुर। गांव कौन सा है? तो बड़ला। ये हो गया, इसका नाम हमने देख ही लिया। इसके अलावा जैसलमेर में एक कस्बा है दूड़सर, जहाँ पर रिलायंस के द्वारा एक प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, वही सोलर पार्क। और जोधपुर में नांदिया कला। तो जोधपुर का नाम दो जगह आया, फर्स्ट और लास्ट में। तो शुरू में बात कर चुके हैं, सर्वाधिक संभावना जोधपुर में, तो जो ज़्यादा पार्क बनेंगे वो भी जोधपुर में बनेंगे। एजियोर पावर कंपनी का नाम है, ये थोड़ा ध्यान रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। बड़ला में अपने स्टेट गवर्नमेंट का है, दूड़सर में रिलायंस का है, और नांदिया कला में एजियोर पावर का है। ये एक कंपनी का नाम है। रिलायंस तो आप सब जानते हैं। राजस्थान सौर पार्क के लिए प्रस्तावित जो परियोजनाएं हैं उसमें रिलायंस की है टोटल 6000 मेगावाट की, टाटा पावर की 2500 की, और अडानी ग्रुप की 10,000 मेगावाट की। तो ये ऐसे ये जो मेगावाट हैं वो मुश्किल है पूछा जाना, थोड़ा आप ध्यान रख लेंगे कि इस तरह से निजी जो कंपनियां हैं वो भी अपने राजस्थान में प्रयास कर रही हैं। और ये पक्का याद रखना है, अगर निजी क्षेत्र की सौर परियोजना पूछ ली जाए पहली, राजस्थान की प्रथम, तो वो खींवसर नागौर में है। यानी जो मुकेश अंबानी है उनका और हनुमान बेनीवाल का भी छोटा मोटा कनेक्शन है इसका मतलब, तो थोड़ा इसको याद रख लेना आप, है ना। सोलर सिटी निर्माण। अब सोलर सिटी का मतलब यही हो गया, सिटी शब्द का मतलब शहर हो गया। फिर उधर अगर शहर में सौर ऊर्जा से कोई काम हो रहा है या सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है तो वो सोलर सिटी। तो इसमें कौन कौन से मतलब शहर हैं? तो जयपुर, अजमेर और जोधपुर, इनको शामिल किया गया है, ये ध्यान रखना। और मतलब यही है, बहुत सारी कंपनियां हैं वहाँ छतों पर, और इस प्रकार से वो मतलब सोलर पैनल लगाकर वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी, इस तरह से उसका मतलब सर्वाधिक संभावना वाले शहर हैं, तो उसमें नाम आ गया जयपुर, अजमेर और जोधपुर का। सौर ऊर्जा मिशन, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू सोलर ऊर्जा मिशन ये शुरू किया गया था 2010 में, और इसका जो टारगेट था वो 2022 तक 1 लाख मेगावाट, है ना, यानी कि 100 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का था 2022 तक। 2022 भी आने वाला ही है। और इसमें भी अलग अलग चरण बनाए गए थे, 3 चरण में काम किया गया था। इसमें पहला 10 से 13 तक, फिर 13 से 17 और 17 से 22 तक। और ये 2015 में एक राजस्थान रिसर्जेंट राजस्थान समिट हुआ था जयपुर सीतापुरा में। तो इसकी खास बात थी कि वहाँ जो जितने भी निवेशक आए थे
उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में खर्च किया। ये एक अद्भुत बात थी, क्योंकि आने वाले समय में जो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो बिना किसी प्रदूषण के प्रोड्यूस होती हैं, तो उसमें लोगों का ज़्यादा ध्यान जा रहा है। तो ये 9 कंपनियां हैं, लगभग कितना है इसको काउंट कर लेना आप, इतने करोड़ रुपए का निवेश हुआ। निवेश में अडानी, रिलायंस, टाटा, मेसर्स, एज्योर, अभी हमने देखा था जो जोधपुर में एक प्लांट डाल रहा है, मतलब पार्क बना रही है कंपनी वो, और मेसर्स, सोलर सन, एडिसन, ये सारी कंपनियां हैं जिन्होंने यहाँ निवेश की प्लानिंग की है। सौर ऊर्जा नीति अपने यहाँ 2014 में राजस्थान में आई थी, नवीनतम सौर ऊर्जा नीति, जिसके तहत ही काम चल रहा है अभी। और इसका लक्ष्य था 25,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का। 25,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का जो नीति बनी थी, उसमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है। भाई इस तरह के प्रश्न जब भी विद्यार्थी पढ़ता है उसके दिमाग में ये चीज़ जाती नहीं है। क्यों नहीं जाती? उसको लगता है कि यार आंकड़े थोड़े साइड में हटाओ इनको। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान में नवीनतम जो सौर ऊर्जा नीति है वो 2014 में जारी हुई, और उसका लक्ष्य, कोई नीति बनेगी तो उसका कोई टारगेट भी रखा जाएगा। तो टारगेट रखा गया 25,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन, ओवरऑल नहीं, केवल सौर ऊर्जा। फिर इसके लक्ष्य और क्या थे? तो निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण बनाना। तो अनुकूल है राजस्थान में, तो तभी तो मतलब इतना भयंकर यहाँ निवेश हो रहा है, सबसे ज़्यादा निवेश हो रहा है इसमें। और आबादी, दूरस्थ स्थानों को विद्युत आपूर्ति से जोड़ना, इस प्रकार का विचार भी किया ही है। जैसे अगर राउत भाटा है, जैसे वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, और कहीं दूर अपने पश्चिमी राजस्थान का कोई गांव है, वहाँ पर विद्युत की सप्लाई करनी, ढाणी है वहाँ विद्युत की सप्लाई करनी। अब वहाँ से वहाँ तक जो विद्युत लाइन ले जाएंगे, खंभे वगैरह, वो तो कितना खर्चा आएगा। तो सरकार ये चाह रही है कि भाई वहीं पर सौर ऊर्जा तो मिल ही रही है, तो वहीं पर कोई एक प्लांट बना दें और आसपास में सप्लाई कर दें, तो जो दूरस्थ जगह है वहाँ पर भी जल्दी से विद्युत की सप्लाई कर पाना संभव हो पाएगा। तो ये चीज़ है। और नेशनल लेवल पर भी ऊर्जा सुरक्षा है, उसको सुनिश्चित करना है, क्योंकि हमारा जो भारत है उसकी सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है। पेट्रोल हो चाहे एनर्जी के जितने भी रिसोर्स हैं, उस पर हम विदेशों पर निर्भर हैं, और इसी कारण फिर अभी महंगाई की ये सारी समस्याएं आती हैं। तो ऐसा प्रयास भी सरकारें कर रही हैं कि ये बीमारी खत्म हो। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने जैसे लक्ष्यों को पूरा करना, अब ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये क्या ऐसी चीज़ है जो दिखती नहीं है, लेकिन धीरे 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 ये लफड़ा कर रही है। जैसे अगर तापीय ऊर्जा की बात करें तो कोयला जलता है तो उससे तो राख निकलती हैं, और मतलब भयंकर टाइप का प्रदूषण फैलता है। तो पर्यावरणीय चुनौती तो हमारे सामने उत्पन्न कर ही रहा है। अब जैसे सोलर प्लांट लगा रखा है, तो वहाँ से किसी प्रकार का कोई धुआं नहीं उठेगा, ऐसे नहीं कि धुआं उठने लग गया जब इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। तो इसी कारण ये सारी सारी की सारी चीज़ें हैं वो लक्ष्य में रखी गई थी, और समझ में आ रहा है, वैसे कोई ऐसी बात है नहीं। सौर ऊर्जा नीति 2014 के प्रावधान ये पढ़ लेना आप, ऐसी कोई खास बात है नहीं जहाँ से कोई प्रश्न पूछा गया हो, मतलब पूछे जाने की संभावना हो। केवल जानकारी के लिए कि भाई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो भी निजी कंपनियां हैं उनको सरकार अपने साथ लेकर काम कर रही हैं, ताकि थोड़ा सहयोग मिल सके, और जो बढ़िया टेक्नोलॉजी है, बढ़िया मैन पावर है, वो मिल सके। बाकी मेगा सोलर, मेगा शब्द आएगा तो उसमें 500 मेगावाट या उससे ज़्यादा की ऐसी बहुत सारी मतलब की परियोजनाएं हम लगा पाएँ, ये भी इसका मतलब एक प्रावधान था। सोलर पार्क डेवलप किए जाएं, ताकि वो जो क्षेत्र विशेष है पूरा एक तरह से डेडिकेटेड कर दिया जाए सौर ऊर्जा को। भूमि आवंटन भी इसी में है। और अगर मतलब ये जो अभी बात कर रहे थे, तब निजी कंपनियां खूब सारा निवेश कर रही हैं, उसके पीछे का कारण यहाँ देखेंगे आप, ये रहा। सौर परियोजना की अमानत राशि 25 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए प्रति मेगावाट रखी गई। तो इसमें 25 लाख भी हैं और 10 लाख भी हैं। तो कुछ स्पेशल जगह हैं जहां पर आपको 15 लाख की छूट मिल रही है, तो लोग बाग निश्चित रूप से निवेश करेंगे। और प्रोत्साहन के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए का जो 2014-15 का बजट था उसमें प्रावधान किया गया था। तो ये सारी बातें हैं, यहाँ से कोई भी प्रश्न आएगा नहीं, बस समझने की बातें हैं सारी। और सेज है स्पेशल एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन भी बनाया है, ये इसमें थोड़ा ध्यान रखना। एक तो होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और यहाँ है SEEZ, तो इसका संबंध हो गया अपने सौर ऊर्जा से, है ना। एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन, इसमें जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर, पश्चिमी राजस्थान के 3 जिलों के नाम हैं। अब आ जाते हैं अपन पवन ऊर्जा की तरफ। तो पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा से भी अभी तो मतलब इसकी स्थिति ठीक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 100 मीटर ऊंचाई पर किए गए अध्ययन के अनुसार राजस्थान में पवन ऊर्जा की जो उत्पादन क्षमता है वो 18,770 मेगावाट है। ये प्रोड्यूस नहीं हो रही है, क्षमता है राजस्थान में। और इसके लिए जो काम कर रहे हैं उसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, 26 स्थान ऐसे राजस्थान में डिसाइड किए गए हैं जहां पर ये प्लांट लगाए जा सकते हैं। और ये पक्का याद रखना है, पवन ऊर्जा के मामले में राजस्थान का स्थान है चौथा, सौर ऊर्जा में पहला है, पवन ऊर्जा में चौथा स्थान है, इसको पक्का याद रखना है। पहले पे तमिलनाडु है,
पवन ऊर्जा में, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे में गुजरात और चौथे पे है अपना राजस्थान। तो इसको याद रखेंगे आप, चौथा स्थान राजस्थान का है और पवन ऊर्जा में है, और चौथा है पवन ऊर्जा में, तो ऐसे 4 लिखते हैं अपन, इसको आगे ऐसे थोड़ा याद रख लेना। पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ कहाँ है राजस्थान में, और महत्वपूर्ण भी है क्योंकि जिला पूछ लिया जाए, जैसे कोई स्थान का नाम आ गया और पूछ लिया जिला, तो थोड़ा आपको ध्यान होना चाहिए। अमर सागर फेमस है तो थोड़ा मतलब चर्चा में रहता है, इधर उधर बोलते हैं, तो ये याद है जैसलमेर में है अमर सागर, और राज्य का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र है, इसीलिए पक्का याद रखना है। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, फिर ऑप्शन आएंगे अमर सागर, सोडा बांधन, पोहरा और आक्कल, तो उसमें आपको अमर सागर सही करना है। इसके अलावा जैसलमेर में ही हंसुआ तक, आक्कल, पोहरा, सोडा बंदन और हंसुआ ये सारे जैसलमेर में ही हैं। और पवन ऊर्जा क्योंकि मतलब वहाँ हवाएं तेज चलती हैं, उस हिसाब से 100 मीटर ऊपर जो हवाएं चलती है वो नियमित चलती है और तेज चलती हैं, तो वहाँ पर पवन ऊर्जा प्रोड्यूस की जा सकती है। फिर ये प्रतापगढ़ में देवगढ़ है, देवगढ़ वही है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का नाम आपने सुना होगा, राजस्थानी साहित्य की जो बहुत बड़ी लेखिका है अपने यहाँ। बालकारी बातें, टाबरारी बातें, ऐसी वो उनकी किताब है जो बहुत ज़्यादा चर्चित भी रही थी। ये ध्यान रखना। फलोदी जोधपुर में है, ये अभी आज ही टॉपिक डिस्कस कर रहे थे अपन, जहाँ टेम्परेचर सबसे ज़्यादा वो स्थान। और हर्ष पर्वत, तो हर्ष पर्वत कहाँ है, सीकर में है। ये मुख्य पवन ऊर्जा संयंत्र है अपने राजस्थान के, इनको याद रखना आपको। फिर इधर निजी क्षेत्र की प्रथम, ये भी पूछा जा सकता है, जैसे वो तो केवल ऐसे ही प्रथम अमर सागर, और निजी क्षेत्र की प्रथम है बड़ा बाग, ये भी कहाँ है, जैसलमेर में। और कंपनी का नाम पूछ ले तो मेसर्स कालानी इंडस्ट्रीज, कहाँ की है, इंदौर एमपी की कंपनी है ये। सबसे बड़ा विंड पार्क कहाँ बनेगा, कहाँ बना है, तो जैसलमेर में है। जैसलमेर का नाम 6 जगह आ रहा था, तो वो तो आप समझ ही जाएंगे। और रेलवे का पहला ऊर्जा संयंत्र, मतलब रेलवे भी प्रयास कर रही है, तो उसमें कोडियासर, जैसलमेर मतलब कोई कस्बा है वहाँ जैसलमेर का ही, कोडियासर। और विंड एनर्जी में सर्वाधिक योगदान है वो सुजलोन एनर्जी का है। अब सुजलोन एनर्जी क्या है, ऐसे घबराना नहीं है, एक कंपनी का नाम है ये, तो ऐसे भी याद रख लेना। जो भी अपने विंड एनर्जी, यहाँ विंड शब्द आ रहा है, विंड का मतलब वही है पंखे, पंखे मतलब पवन ऊर्जा समझ जाएंगे, और उसमें सबसे टॉप मोस्ट कंपनी है वो सुजलोन एनर्जी है। और इनको किस तरह से जो नोट्स बनाएंगे, तो ये सारे के सारे नाम पक्के लिखने हैं। और इनमें जब प्रथम आ रहा है निजी क्षेत्र की प्रथम, फिर डैश करके बड़ा बाग जैसलमेर, फिर कंपनी का नाम भी लिखना है। इंदौर भले मत लिखना, इंदौर भी लिख लो तो कोई बात नहीं, नहीं तो इस तरह की। और सबसे बड़ा है तो पूछ सकते हैं, ये भी लिखना है। अब बात कर रहे हैं बायोमास एनर्जी की, तो स्रोत कौन कौन से हैं, तो सरसों की तूड़ी, अपने यहाँ खाकला बोलते हैं जिसको, विलायती बबूल, जूली फ्लोरा कहते हैं। ये नाम कभी परीक्षा में दे दिया तो थोड़ा ध्यान रख लेना, ये विलायती बबूल या अंग्रेजी बबूल है, उसी को कहते हैं। इसके अलावा चावल की भूसी है, उसका भी इसमें उपयोग किया जा सकता है। और इसकी सर्वाधिक संभावना कहाँ है, सर्वाधिक संभावना श्रीगंगानगर में। अब अनुमान लगाकर बताना, देखिए इसकी बायोमास ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना श्रीगंगानगर में कैसे है। तो ये चीज़ आपको पता है कि वहाँ पर जो एग्रीकल्चर है उसमें भी सरसों वगैरह सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती है, चावल भी प्रोड्यूस होता है वहाँ, तो उसका जो अवशेष है वो अवशेष इसमें काम में लिया जा सकता है। बायोमास ऊर्जा संयंत्र कहाँ कहाँ है, तो ये पदमपुरा श्रीगंगानगर का ही नाम आया है, प्रथम है, तो ये याद रख लेना, सर्वाधिक संभावना, और फिर प्रथम भी यहीं पे है, पदमपुरा है, पद्मपुरा या पदमपुरा श्रीगंगानगर का एक कस्बा है, और राज्य का प्रथम बायोमास ऊर्जा संयंत्र है। जैसे पवन अमर सागर है, वैसे बायोमास में आपको याद रखना है पदमपुरा श्रीगंगानगर। इसके अलावा टोंक में खातौली है, रंगपुर कोटा, रंगपुर नाम भी आता है, राणपुर भी आता है एक जगह, कोटपुतली जयपुर है, और कोटपुतली को तो आपको पक्का याद रखना है। चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है, सांगरिया, सांगरिया नहीं है, संगरिया, जहाँ संग्रहालय भी है एक, हनुमानगढ़ में है। और कचेला, बागसरी, सांचौर, जालोर, इनको भी पक्का याद करना है, पूछा जा सकता है, बायोमास ऊर्जा संयंत्र हैं ये। फिर बायोमास की जगह अगर बायोमास शब्द आ रहा है उसकी जगह गैस शब्द आ जाए, तो फिर ये समझ जाएंगे आप, गोबर से जो गैस बनती है वो। और इसकी सर्वाधिक संभावना कहाँ है, जैसे बायोमास की सर्वाधिक संभावना श्रीगंगानगर में है, बायोगैस की सर्वाधिक संभावना उदयपुर में है। और इसका जो रासायनिक संगठन है उसमें एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक जो जितने भी घटक हैं उसमें सर्वाधिक मात्रा कौन सी गैस की है, या कौन सा घटक सर्वाधिक है, तो वो मिथेन है 65%। CH4 आपने जो साइंस के हैं वो समझ पा रहे होंगे। बायोफ्यूल या बायोडीजल ऊर्जा, तो ये क्या है, बायोफ्यूल या बायो शब्द आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, यानी कि ये जो वनस्पति है उससे ही कोई अगर ऑयल बन जाता है डीजल टाइप का, और उसका हम फ्यूल के रूप में, जैसे पेट्रोल की जगह डीजल की जगह यूज कर सकते हैं, तो उसको बायोफ्यूल कहते हैं। अब इसमें कौन सा पौधा है, रतन जोतिया, जिसको जेट्रोपा भी कहते हैं, तो ये है। और इसके लिए एक रिफाइनरी भी बनाई है कालरावास उदयपुर में, यह ध्यान रखना थोड़ा सा, उदयपुर में। बाकी सारी बातें करते हैं तो पश्चिमी राजस्थान की, यहाँ कालरावास उदयपुर है।
और प्लांट कहाँ है तो इसमें जामरकोटड़ा जानते हैं, उदयपुर में है जामरकोटड़ा, तो बहुत चर्चित है, नाम तो याद रह जाएगा आपको। बायोडीजल का भी आप ध्यान रख लेंगे। इसका पहले एक बार प्रश्न पूछा गया है, बायोडीजल बनाने में कौन सा पौधा, तो वो रतन जोत है। तो इसके बीज हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब जहरीले टाइप के होते हैं। कभी अखबारों में ऐसे न्यूज़ पढ़ी होगी आपने कि बच्चे रतन जोत के बीज खा गए और बीमार हो गए, ऐसी चीज़ें घटनाएं आती रहती हैं अखबार में, तो वो भी ध्यान रखना। ऊर्जा विकास के लिए किए जा रहे नवीनतम प्रयास, अभी डाटा भी देखने रह रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रयास हो रहे हैं उसमें। एक अपना अक्षय ऊर्जा निगम स्थापित कर दिया गया था 85 में, है ना, ये भी ध्यान रख लेना आप। और इसके अलावा ऊर्जा संबंधित जो योजनाएं हैं उसमें उज्ज्वल डिस्कॉम है। डिस्कॉम का मतलब आप समझ जाएंगे जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी है उसकी सप्लाई की जाती है। ये भी भारत अपनी ऊर्जा मंत्रालय है भारत सरकार का, उसके द्वारा। यहाँ से कोई प्रश्न ऐसा बनेगा नहीं, इनको याद करने की आवश्यकता और नोट्स में लिखने की आवश्यकता भी आपको नहीं है। कोई ऐसी खास चीज़ यहाँ नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसका कोई ऐसा एक कोई पॉइंट है उसको लेकर मतलब टीचर अगर चाहें तो प्रश्न बना सकते हैं कि भाई दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किससे संबंधित है, या इसका संबंध तो ऊर्जा वाले क्षेत्र से, और कैसे हैं क्या बात है ये भी देख लेते हैं। भाई एक तो ये दीनदयाल उपाध्याय तो चलो जो भी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके उन्होंने अपने जो भी मुखिया पहले जिनके विचारों से वो प्रभावित है उनका नाम दे दिया। अब हमें केवल ये 3 शब्द समझने और पूरी योजना समझ में आ जाएगी। भाई ग्राम यानी गाँव में, ज्योति का मतलब ऐसे समझ लिए लाइट वगैरह जो भी मतलब बल्ब, और उसके लिए प्लानिंग की गई है। अब बात क्या है इसमें, 3,000 से अधिक और 4,000 से कम आबादी वाले ऐसे गांव हैं जिनके लिए 3 फेज फीडर लगाए जाएंगे। जैसे अपने आसपास में भी बहुत सारे नए हैं, जब भी कोटड़ी जाते हैं उस समय वहाँ नया स्थापित हो गया है, इधर अपने गेगा खेड़ा में ऐसे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत की जा रही हैं। और इसमें ऊर्जा वितरण प्रणाली है उसका सुदृढ़ीकरण है, जो मीटर उपकरण वगैरह प्रतिस्थापित करने हैं जिनमें भी समस्या आती है दोषपूर्ण है वो। और ग्राम शब्द आ रहा है तो वो बात आप समझ जाएंगे, गाँव को कुल मिलाकर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है और बढ़िया तरीके से, तो ये दीनदयाल के नाम से शुरू हो गई योजना। फिर आगे बिजली सबके लिए योजना, तो ये जून 16 की है। और उसमें क्या बातें हैं कि एक शिविर लगाया जाएगा, क्या लगाया जाएगा, शिविर वो भी ग्राम ज्योति योजना शामिल। यहाँ देखिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, उससे अगर कोई जगह बच गई है तो उनके लिए ये सिस्टम है। कोई मतलब प्रत्येक महीने का पहला और तीसरा संडे है उसमें एक शिविर होगा, वहाँ जाके आप एप्लीकेशन वगैरह दे सकते हैं। तो बिजली सबके लिए योजना ये हो गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्रामीण घरेलू कनेक्शन योजना, तो ये तो आप समझ ही रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर पंजीकरण करवा के कनेक्शन मांग रहा है तो उसको कनेक्शन देने की योजना है। ये क्लियर सबके समझ में आ जाएगी, देख लेना, कोई ज़्यादा है नहीं डिटेल इसमें। सौभाग्य योजना या बिजली हर घर योजना 2017 की योजना है, और टारगेट यही है कि हर गांव हर शहर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य 2019 तक 31 मार्च 2019 तक का था। तो ऐसा प्रश्न आ सकता है, जैसे एक प्रश्न तो ये बनेगा सिंपल सा, सौभाग्य योजना का संबंध किससे है, तो किससे हैं, बिजली पहुंचाने से, हर गांव हर शहर तक बिजली पहुंचाने से हैं। और गरीब जो लोग बाग हैं उनको मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। ये किस योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे, तो आपको याद होना चाहिए सौभाग्य योजना के अंतर्गत। बजट वगैरह कभी पूछा नहीं जाता है तो ये याद नहीं रखना है आपको। और इसमें 5 एलईडी बल्ब, एक पंखा और एक बैटरी देने की भी घोषणा थी, मतलब इसके लिए बजट अलॉट किया गया, तो थोड़ा ध्यान रख लेना। और जिस व्यक्ति को बल्ब पंखा बैटरी वगैरह फ्री में मिल जाएगी तो उसका तो सौभाग्य ही है। इस तरह से इसको याद कर लेना आप। ऊर्जा संबंधित और दिवस हैं जिसमें 20 अगस्त राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है, पूछा नहीं जाएगा। 14 दिसंबर ऊर्जा संरक्षण दिवस, ये अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं। और एक ये दे रखा है अर्थ ओवर डे मनाया जाता है, जिसमें आपने भी कभी देखा होगा 8:30 से 9:30 बजे तक पूरी दुनिया में लाइट वगैरह है उनको ऑफ रखा जाता है। मार्च में किसी भी दिन, ये भी ध्यान रख लेना, अर्थ ओवर डे होता है वो मार्च में होता है। पढ़ रहे हैं आगे अपना जो नवीन आंकड़े हमें देखने हैं वो एक बार फटाफट से हम नज़र डाल लेते हैं थोड़ा सा।
जिनके आंकड़े ध्यान रखने हैं उसमें सौर ऊर्जा की नीति और योजनाएं, बायोमास और पवन ऊर्जा, इनके आंकड़े तो मुख्य रूप से हैं। और बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने पढ़ ली हैं, उनका थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। ऊर्जा उत्पादन सारे के सारे कोटा, सूरतगढ़, छबड़ा, ये हम पढ़ चुके हैं। धौलपुर में गैस रिसाइकिल वाला वो, बिजली परियोजना में पवन ऊर्जा, बायोमास, कैप्टिव ऊर्जा, भाखड़ा, व्यास, चंबल, सतपुड़ा, अंतर्राज्यीय भागीदारी, सारी चीज़ें हमने देखी हैं। अंता का नाम आया था, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है यहाँ। बाकी ये जितनी भी योजनाओं के नाम है जहाँ से राजस्थान को ऊर्जा की सप्लाई होती हैं, तो उसमें तो कोई बात नहीं है। अब ये आंकड़ा है मार्च अपने 2020 का। इसमें राजस्थान की जो ऊर्जा की अधिष्ठित क्षमता का मतलब हो गया जहाँ प्रोड्यूस हो रहा है 21,176 मेगावाट। अब इसको याद रखना आपको पक्का। और 660 मेगावाट इसमें बढ़ा है, मतलब कि 2020-21 में, दिसंबर 2020 तक। तो ये भी इसमें अपन ऐड कर लेंगे। वैसे अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो इस तरह दिया जाएगा, मार्च 2020 तक राजस्थान में कुल जो ऊर्जा अधिष्ठापित क्षमता है वो कितनी है, तो 21,176। 17 का हम पढ़ रहे थे, उसमें 19,000 था, यहाँ 21,176 आंकड़ा है। और इसको अच्छे से याद करेंगे। अभी मैंने 176 में यहाँ प्लस कर दिया है, 660 और हो गया था, तो वो आप देख लेना। ये अपना दिसंबर 2020 का आंकड़ा है, इसको आप पक्का याद कर लेंगे। 21,836 मेगावाट राजस्थान की जो अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता है वो। और ये एक सारणी है, वैसे नोट्स जब मिलेंगे तो उसमें आप देख लेना। ये सारणी केवल ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो तुलना करते हैं ना, ऐसे कि भाई 2017-18 में क्या स्थिति थी, फिर इससे आगे वाले वर्ष में कितना अंतर आया था, 190 था, यहाँ 850 हो गया, इस तरह। फिर यहाँ 5,000 था, यहाँ 6,000 हो गया, 6,000 था एक साल में, आगे 7,000 में कन्वर्ट हो गया, इस तरह से। तो ये इन चीज़ों के लिए है। बाकी ये शुरू में जो तापीय जल और गैस हैं, ये इनका लास्ट वाला 2020-21 वाला आंकड़ा देख लेना। 7,170 मेगावाट तापीय हो गया, 1,017 जल विद्युत हो गया, और 6,003 ये अपना गैस वाला हो गया। और इसमें राज्य की स्वयं या भागीदारी की योजनाएं हैं, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं तो उनका अलग से आंकड़ा अपने पास ये 3,288 का है। फिर जो कुछ निजी क्षेत्र के ये हैं उनका टोटल आंकड़ा 9,756 है। और ओवरऑल यानी कि केंद्र सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई, निजी क्षेत्र जितना भी है जो भी, और सारा ही कुछ मिलाकर 21,800 अभी जस्ट हमने देखा था। ये आंकड़ा आपको ध्यान देना है। और एक ये नीचे जो नोट लिखा हुआ है कि जो सूरतगढ़ में एक नई इकाई संख्या 8 है वो बन रही हैं, तो अप्रैल 2021 तक वो पूरी हो जानी थी। तो अगर वो हो गई हैं तो वो भी 660 मेगावाट की इसमें जुड़ जाएगी। अब एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ रहा है कि ये जुड़ जाएगी, ऐसे बढ़ जाएगा क्या, तो हमारे परीक्षा में आएगा तो हम क्या करेंगे। तो इस तरह का जिसमें संभावना बनती है कि आंसर चेंज हो जाए, इस तरह का कोई प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, या उसमें केवल लगभग की संभावना रहेगी। जैसे अब आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि राजस्थान में कितनी एनर्जी लगभग प्रोड्यूस होती है एक साल में, तो उसमें अगर लगभग 20,000, लगभग 30,000, लगभग 40,000, तो उसमें तो 21,000 के पास आ रहा है, तो आपको 20,000 याद रखना। एग्जैक्ट मुश्किल है पूछा जाए। और ट्रांसमिशन सिस्टम, तो ट्रांसमिशन का मतलब तो ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मतलब ध्यान होना चाहिए कि है क्या है। प्रसारण नेटवर्क, प्रसारण नेटवर्क का मतलब हो गया जैसे जो घरेलू सप्लाई है बिजली की, या जो उद्योग वगैरह हैं, इंडस्ट्रीज हैं उनको, या सिंचाई में जिसको अपन नॉन डोमेस्टिक कह सकते हैं, एग्रीकल्चर को कितना क्या है, जो भी अन्य डिपार्टमेंट हैं, स्ट्रीट लाइट वगैरह भी हैं गवर्नमेंट की तरफ से लगाई जाती हैं, तो उनमें कितना क्या यूज है उसकी सारणी है। अब ये आपको याद नहीं करना है, कहीं नोट्स में भी ये चीज़ें नहीं लिखनी है, बस ध्यान होना चाहिए कि इस तरह की स्थिति भी रहती है। और ग्रामीण विद्युतीकरण में थोड़ा सा देखो, सरकार ने प्लान बना रखा है कि जो ग्रामीण एरिया है उसको 100% विद्युतीकृत कर दिया जाए, और इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। दिसंबर 2020 तक 43,199 गाँवों और 1.14 लाख ढाणियों को विद्युतीकृत किया गया, यानी कर दिया गया। और अगर ग्रामीण परिवारों की संख्या काउंट करें तो 93.88 लाख ग्रामीण परिवारों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए गए हैं। और जितने भी इच्छुक परिवार हैं जो कनेक्शन लेना चाहते थे उनको 2019 तक ही कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए गए। मतलब इस तरह से मान लीजिए कि यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि गांव कितने हैं, लगभग ढाणियाँ कितनी हैं, और सरकार क्या प्रयास कर रही हैं। यहाँ से कोई प्रश्न आपका बनेगा नहीं। यहाँ जो लिखा है कृषि कनेक्शन 30,711 किसानों को, तो ये कृषि कनेक्शन में थोड़ी समस्या आती है। तो सरकार प्रयास कर रही है इसी योजना के तहत लगभग जो ये आंकड़े हमने दिसंबर 20 के लिखे, मतलब 20-21 के दौरान 30,000 किसानों को लगभग कृषि कनेक्शन दिए गए, और यहाँ से प्रश्न आपको नहीं पूछा जाएगा।
फिर अपने दीनदयाल उपाध्याय जो ग्राम जीवन ये ज्योति योजना है, ये अभी हमने देख ली। इसका थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। इसका भी प्लान यही है कि भाई 24 घंटे मतलब सातों दिन पूरे सप्ताह 24 घंटे विद्युत की सप्लाई गाँव में भी हो। पहले के समय, आज भी वैसे लाइट परेशान कर रही है, लेकिन पहले तो ऐसे रहता था कि 2-4 घंटे 5 घंटे तक पता ही नहीं चलता था कि लाइट भी कोई चीज़ होती है ऐसे। तो इस योजना के तहत ही यही है, और ये सारी बातें हैं, तो इसको तो याद करने की तो आवश्यकता नहीं है, उधर हमने देख लिया था। कुल मिलाकर गाँवों से संबंधित ये योजना है। और उसका जो बैनर वगैरह आया था, क्योंकि एक ध्यान होना चाहिए हमें, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, वो पूछ लिया जाए ऐसे कि निम्न में से राज्य सरकार की योजना है या केंद्र सरकार की योजना है, तो फोटो से समझ गए होंगे आपकी ये केंद्र सरकार की योजना है। और केंद्र सरकार ने पूरे भारत के लिए, केवल राजस्थान के लिए नहीं, यहाँ टोटल जो पैसा खर्च किया इस योजना में वो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन 76,000 करोड़, मतलब ये भी बहुत बड़ी योजना थी। और एक ये महत्वपूर्ण है आंकड़ा, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है, अन्नदाता से ऊर्जादाता। देखो, किसानों को बोलते हैं अन्नदाता। अब सरकार ऐसी योजना लाई, एक कुसुम, आपने नाम सुना होगा, आगे भी उसके बारे में आएगा। एक योजना आई थी कुसुम, और कुसुम योजना के अंतर्गत क्या किया गया था कि जो किसान है उसके खेत पर एक जो सोलर प्लांट लगाया गया, और उससे ऊर्जा विद्युत उत्पादित की गई। उससे उसके जो खेत पर जो मोटर पंप वगैरह लगा हुआ है वो चलेगा। अब इसमें और जो एक मतलब और वेरिएंट लाए वो बी वाला। उसमें क्या किया इन्होंने, मतलब किसान को सब्सिडी, ये सोलर पंप दिए गए, और उसमें अगर उसकी मतलब जैसे उसके पास 5 बीघा ज़मीन है, और 5 बीघा ज़मीन की उसको सिंचाई करनी है, अब वो 2-3 दिन में हो गई। अब उसके पास 4-5 दिन तक वो जो प्लांट है वो तो काम कर रहा है, एनर्जी तो प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन उसको नहीं चाहिए, तो वो उसको बेच सकता है। इसीलिए ये शब्द आ गया ऊर्जा दाता, मतलब दूसरों को ऊर्जा भी देगा अब वो, अन्न के बजाय। और कोई किसान है जिसके पास ऐसे बंजर भूमि वगैरह है, और वो अगर चाहता है कि भाई मैं वहाँ पर ऐसा प्लांट लगा दूँ, तो इस पर भी सरकार काम कर रही है। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये है कुसुम की फुल फॉर्म। इसको आप थोड़ा सा देख लेना। ये कुसुम योजना जिसकी हम बात कर रहे थे, और इसमें क्षमता बनानी है 2022 तक 25,750 मेगावाट, और 3 घटक हैं जिसमें ए, फिर आगे बी सी भी पढ़ेंगे अपन। इसमें तो क्या था, पहला कि ग्राउंड माउंटेड ग्रिड है, उनको कनेक्ट करना है 10,000 मेगावाट तक। और ये नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब ऐसे समझेंगे आपकी, ये जो मतलब सूर्य से प्राप्त हो रही है, तो किसी प्रकार का वापस से मामला खत्म हो जाने जैसी तो बात आएगी नहीं। घटक बी में क्या है, स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा चलित कृषि पंपों की स्थापना, और व्यक्तिगत किसानों को 7.5 हॉर्स पावर तक की क्षमता के स्टैंड अलोन सोलर पंप स्थापित करने के लिए समर्थित किया जाएगा। समर्थित करने का मतलब यही हो गया, एक तरीके से उनको हेल्प की जाएगी, आर्थिक रूप से उनका सहयोग किया जाएगा। और इसमें ये पूछा जा सकता है, थोड़ी संभावना बनेगी कि भाई केंद्र सरकार कितनी छूट देगी, राज्य सरकार कितनी छूट देगी। तो 40% किसान, देखिए, केंद्र और राज्य पंप लागत का 30% साझा करने के लिए प्रत्येक, और शेष 40%, प्रत्येक का मतलब ऐसे समझना है, 30% केंद्र सरकार, 30% राज्य सरकार, और बाकी जो बचा है उसमें 30% वो व्यक्ति खुद वहन करेगा। और उसमें भी जो 40% खुद वहन करेगा, उसमें भी 30% तो उसको बैंक दे देगा। उसका पैसा केवल कितना परसेंट लगेगा, 10%। अब वो 30% जो उसने बैंक से ब्याज लिया था, वो जब वो बिजली बेचेगा दूसरों को, वहाँ से पैसा आएगा, उससे भर देगा। और ये 60% है, वो तो सरकार की तरफ से उसको हेल्प मिल गई। और घटक सी में क्या है, जो ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा चालित कृषि पंप हैं, उनका भी मतलब कि वहाँ सौर ऊर्जा प्लांट लगा दिए जाएं। और बाकी जितने भी किसान हैं वो KW में पंप क्षमता को 2 गुना तक, यानी कि जैसे अगर कहीं 1 मेगावाट है तो उसको 2 मेगावाट, मतलब उसकी जो उत्पादन क्षमता है उसको डबल करना है। जैसे हम पढ़ते हैं चंबल परियोजना है 3 चरणों में पूरी हुई, या वो उधर इंदिरा गांधी नहर परियोजना 3 चरणों में पूरी हुई, इसी प्रकार से यहाँ भी है मामला। जो कुसुम योजना है उसको भी 1, 2, 3 ऐसे 3 चरणों में ABC के तहत डेवलप की जा रही है ये। और ये नाम आता है इसका PM कुसुम स्कीम, गोल टू 30.8 गीगावाट सोलर एनर्जी बाय 2022 तक का जो लक्ष्य है, इसको इस चित्र के माध्यम से यहाँ दर्शा रखा है, तो इसको थोड़ा याद कर लेना, प्रश्न पूछा जा सकता है ये भी। और ये 30 पॉइंट था, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये इंडिया लेवल का था। यही है, कुसुम है। और इसमें एक कुसुम परियोजना में एक महत्वपूर्ण बात है, मैं यहाँ हिंदी में लिखता हूँ तो थोड़ा समझ में आएगा। कोटड़ी, कोटड़ी लिखने में आ रहा है, कोटपूतली।
ये पक्का याद रखना। कोटपूतली, कोटपूतली किस जिले में पड़ता है? तो जयपुर में पड़ता है। और क्या है खास बात? तो बात यह है भाई, जो ये कुसुम सोलर पावर प्रोजेक्ट लगा, इसका पहला प्लांट कहाँ लगा? इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो ऐसा कोई प्रश्न अगर परीक्षा में आए तो ये याद रखना आपको, कोटपूतली में लगा। शुरुआत राजस्थान में, कोटपूतली जयपुर से हुई, बस इतनी सी बात थी उसमें। अक्षय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा तो आप समझ रहे हैं, ऐसी ऊर्जा जिसका कभी क्षय नहीं होता है, कभी ख़त्म नहीं होती है। इसमें सोलर, वाइंड और बायोमास हैं, जिसमें ये जो अपना राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम है, इसका प्रश्न पूछा जाएगा आपको। तो ये तारीख आपको, अब ये टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, लगभग 50 मिनट हो गए, इसमें कहीं भी इस तरह की तारीख नहीं आई है जो आपको पक्की याद करनी हो। एक राउत पाटा वाला 1972 का हम डिस्कस कर रहे थे, वो जरूर थोड़ा ध्यान रखना, कनाडा याद रखना है। बाकी फिर ये अक्षय ऊर्जा निगम पूछा जा सकता है 9 अगस्त 2012। और अक्षय ऊर्जा शब्द आ रहा है तो वो समझ ही जाएंगे आप, ये काम करता है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के लिए, उनकी नोडल एजेंसी है। और सौर ऊर्जा की संभावना की अगर बात करें तो अपने यहाँ राजस्थान में ये भी पक्का याद रखना आपको, 325 से अधिक दिन सूर्य ताप मिलता है। वैसे साल में 365 दिन होते हैं, और उसमें से 325 दिन तो अपने यहाँ सूर्य ताप मिलता है। और प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन अपने यहाँ 6 से 7 किलोवाट ऊर्जा मतलब एनर्जी मिलती है अपने को। और कम औसत वर्षा, इसका बेनिफिट है कि भाई बारिश कम होगी तो उस हिसाब से फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में थोड़ी सी संभावना अपने यहाँ ज़्यादा बनेगी। और कर्नाटक के बाद अपन सेकंड रैंक पर काम कर रहे हैं इसमें, जो प्लांट कमीशन है, यानी कि लगाए गए हैं यहाँ प्लांट, उनके मामले में। और अब तक जो एनर्जी मिल रही है हमें सोलर एनर्जी, वो 2178 है, इसको भी आप याद रख लेंगे। इंस्टॉल्ड का मतलब यही समझेंगे कि अब तक यहाँ पर ऐसे प्लांट स्थापित कर दिए गए हैं जिनसे 2178.10 मेगावाट एनर्जी हमें मिल रही है। सौर ऊर्जा में ये भड़ला हमने देख लिया था, स्टेट गवर्नमेंट की है। इसके अलावा दो और योजनाएं भी देखी थी। भड़ला जोधपुर में है, ध्यान रखना है। इसमें भी अलग अलग फेज में, जैसे फर्स्ट फेज है उसमें केवल 65 मेगावाट, फिर सेकंड फेज में 680 मेगावाट। और कंपनियां फेज थर्ड में फिर इसको और आगे ले जाएंगे, उसमें 1000 मेगावाट, फिर फोर्थ फेज में इसमें 500 मेगावाट का और ऐड किया जाएगा, तो लगभग 2245 मेगावाट इसका ओवरऑल प्रोडक्शन होगा इलेक्ट्रिसिटी का। और फड़ौदी ये देखा था हमने, यहाँ भी सोलर पार्क बनेगा, जिसमें सूर्या ऊर्जा कंपनी एक काम कर रही है 750 का। केवल फलोदी कहाँ है ये ध्यान रह जाए तो खूब है, अगर कंपनी का नाम याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात। फिर फतेहगढ़ ये देखा था हमने, जैसलमेर में ही है, अडानी ग्रुप का है। और नोक ये बीकानेर में है, थोड़ा आप ध्यान रख लेना। कंपनी का नाम राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी। सोलर रूफ टॉप, ये रूफ टॉप का मतलब आप जानते हैं, वैसे रूफ का मतलब हो गया छत, टॉप का मतलब ऊपर। छत के ऊपर इस तरह से जो सोलर प्लांट है उनको इंस्टॉल कर दिया जाए तो वो जो जगह है उसका भी यूज़ हो जाएगा, और घर में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती हैं उसकी सप्लाई वहाँ से हो जाएगी। तो इस तरह का प्रयास सरकार द्वारा फेज़ 1 में किया गया, जो 2019 में पूरी हो गई, और इसमें काम किया जा रहा है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं अपन। ये आवासीय क्षेत्र में तो है 60%, और बाकी जो जैसे मतलब कि कोई सोसाइटी है, कोई ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह है, तो वहाँ पर बाकी 20%। और क्षमता 3 किलोवाट जैसे घर हैं तो उसमें तो कम ऊर्जा चाहिए, तो वहाँ पर उस हिसाब से प्लांट लगा दिए जाएंगे। 2019 का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और रूफ टॉप से रिलेटेड भी सोलर ऊर्जा में अपने यहाँ काम चल रहा है, वो थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए, ये उसी का भाग है, यहाँ से कुछ भी आपको नोट करना नहीं है। सौर ऊर्जा की जो नीतियाँ हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा जरूर हमें करनी चाहिए। पहली सौर ऊर्जा नीति राजस्थान में कब बनाई गई थी, किस वर्ष? तो 2011 में, पक्का याद होना चाहिए आपको। फिर दूसरी 2014 में, और अभी जिस सौर ऊर्जा नीति के तहत हम काम कर रहे हैं वो 2019 की हैं। 18 दिसंबर 2019 को घोषित की गई थी, और इसमें टारगेट लिया गया था 2024-25 तक राजस्थान सरकार 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं को के लक्ष्य को हासिल करेगी। तो ये कौन सी नीति थी सौर ऊर्जा नीति? तो तीसरी थी। और इस तरह क्रम भी पूछा जा सकता है कि अभी जिस नीति के तहत राजस्थान सरकार काम कर रही है तो वो कौन सी है? तो तीसरी। और सोलर रूफ टॉप का नाम अभी देख रहे थे, उसमें 1000 मेगावाट का प्लान है। फिर ये पंप जो कुसुम परियोजना में देख रहे थे उसमें भी इस तरह से, और डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन में 4000, और यूटिलिटी मतलब जो ग्रिड स्केल सोलर पार्क हैं उनसे 24,000 मेगावाट, जो कि जोधपुर में अपने जैसलमेर में स्थापित किए जा रहे हैं। पवन ऊर्जा की क्षमता तो अपने यहाँ खूब है, 1,27,750 मेगावाट।
और अपने यहाँ जो अभी प्रोड्यूस हो रही हैं वो 4337। ये याद रखना, सौर ऊर्जा से भी ज़्यादा अपने यहाँ पवन ऊर्जा प्रोड्यूस हो रही है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। और इसकी नीति कब लाई गई थी? तो पहली लाई गई थी 2012 में, और फिर 2019 में जहाँ सौर ऊर्जा नीति आई थी, सेम उसी टाइम 18 दिसंबर 2019 को पवन ऊर्जा और हाइब्रिड ऊर्जा नीति आई थी। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। और पवन ऊर्जा के जितने प्रोजेक्ट हैं उनकी अगर बात करें तो इस तरह का पवन ऊर्जा का प्रोजेक्ट रहता है। अमर सागर जैसलमेर देख लिया हमने, सबसे पहला है 2000 में स्थापित किया गया था। देवगढ़, प्रतापगढ़, फड़ौदी, जोधपुर, सोडाबंदन जैसलमेर, आक्कल जैसलमेर, बड़ा बाग जैसलमेर जो कि निजी का है, और लाइट